नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर दमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स सर्विस 5 ईयर्स कोर्स के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। आज के दिन सत्र 2020 से जिनका बैच शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर LLB ऑनर्स का, उनका 5 साल पूरा हुआ है और वो लोग पहला ये आज पहला इस सेमेस्टर का पहला बैच है जो पास आउट होके जा रहा है। तो हम लोग अभी खैर इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स का सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का पेपर है। सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर का पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसका मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। थोड़ा सा हल्का चल रहा है मार्कर, लेकिन मैंने प्रयास किया थोड़ा लिखने का। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस जान लेना है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन इन टॉर्ट, जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट, जिसमें आपको टॉर्ट के नेचर को, टॉर्ट के डेफिनेशन को पढ़ना होता है, डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ना होता है, कैसे टॉर्ट को कॉन्ट्रैक्ट से, क्राइम से अलग करते हैं। मींस आपको टॉर्ट का नेचर पढ़ना है, टॉर्ट की डेफिनेशंस पढ़नी है, और जिस समय आप टॉर्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको विनफील्ड और सामंट की 2 डेफिनेशन मिलती हैं अलग अलग। तो प्रयास करिएगा कि विनफील्ड की जो डेफिनेशन है और सामंट की डेफिनेशन है, दोनों को आप कायदे से पढ़ करके आइए, रट करके आइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन्हीं की डेफिनेशन के माध्यम से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये नेचर और डेफिनेशन को लेकर के पढ़ना है। यहीं पर एक थ्योरी आपको मिलती है, पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी का मतलब क्या है, ये आप जिस समय टॉर्ट और टॉर्ट्स में अंतर कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो टॉर्ट है, टॉर्ट को आप क्राइम से कैसे अलग करेंगे, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग करेंगे, इसको भी देखना होता है। तो एक सवाल आपको बड़ा मोटा जो मजबूत सवाल मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट्स का मतलब क्या है, पिजन होल थ्योरी से क्या 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 समझते हैं, विनफील्ड ने, सामंट ने टॉर्ट के बारे में क्या कहा है, इसे टॉर्ट पुकारा है या टॉर्ट्स कहा है, और जो इसमें मेंटल एलिमेंट है। मेंटल एलिमेंट का मतलब जैसे आप वहाँ पर क्राइम्स में पढ़ करके या बीएनएस में पढ़ करके आए हैं कि मोटिव है, आशय, हेतुक, इंटेंशन जो है, और मैलिस, मैलिस के काइंड्स। मैलिस ट्रांसफर भी हो जाती है, आपने बीएनएस में पढ़ा होगा शायद कि मैलिस का ट्रांसफर भी होता है। और तो यहाँ पे आपको जो एक बड़ा सवाल मिलता है कि टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट का डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। टॉर्ट का जो नेचर है, टॉर्ट में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, डेवलपमेंट कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और इसी के साथ आप ये भी देखिए कि इंडिया में इसके नॉन डेवलपमेंट का कारण क्या है, कि इसका जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे हुआ, और साथ ही साथ भारत में इसके विकास ना होने के कारण क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ पे स्पीडी ट्रायल का मतलब रोना है कि स्पीडी ट्रायल हमारे यहाँ नहीं होता है अमूमन। हमारे यहाँ पर जो वाद की कहें कि जो वाद का खर्च है, जो हमारे यहाँ पर सूट फाइलिंग से लेकर के और जजमेंट आपके पक्ष में या अगेंस्ट आने में जो खर्च है वो बहुत बड़ा है। तो 10-20-50 रुपए के मुआवजे के लिए कोई टॉर्ट का केस करने नहीं जा रहा है, या कहें कि टॉर्ट के बारे में जो लोगों की जानकारी है, जो समझ है, वो भी काफ़ी कम है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो वही टॉर्ट को बस एक नेग्लिजेंट तरीके से ही पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे भी एक समस्या हो जाती है कि टॉर्ट को लेकर के हमारा रुझान बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही टॉर्ट के नॉन डेवलपमेंट के कई सारे कारण, उसको भी देखना है, टॉर्ट के डेवलपमेंट के कारण भी समझने हैं, टॉर्ट्स का अंतर क्या है, पिजन होल थ्योरी के साथ समझना है, और टॉर्ट के डेफिनेशंस में विनफील्ड और सामंट को कायदे से पढ़ करके आना है, याद रखना है। और यहाँ पे मोटिव, इंटेंशन, मैलिस वगैरह होती है कि नहीं होती है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है। दूसरी यूनिट में जस्टिफिकेशन है, दूसरी यूनिट में रेमेडीज है, और जो डैमेजेस इन टॉर्ट्स हैं वो है। अब इसमें कुछ जैसे पहली यूनिट में जो एक मैगजिम है, यूबी जुस इबी रिमेडियम, यूबी जुस इबी रेमेडियम, कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पे कोई राइट आपको मिला हुआ है वहाँ पे आपको रेमेडी भी मिली है। मीन्स अगर वो राइट आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है, अगर आपको राइट नहीं मिल रहा है, वायलेशन हो रहा है उस राइट का, तो आपको एक रेमेडी भी मिलती है। तो वैसे ये कुछ मैगजिम पर बेस्ड पेपर भी आपका है। तो कुछ मैगजिम है, जैसे दूसरी यूनिट में आप पढ़ते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। अगर वॉलंटरीली कोई चीज ऐसी हो रही है जो इंजरी कॉज कर रही है, या एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, ओ माई गॉड फिल्म देखी होगी, परेश रावल की और अक्षय कुमार की है, तो उनको पता होगा एक्ट ऑफ गॉड मतलब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने फिल्म देखी उन्हीं को पता है, जिन्होंने किताब पढ़ा उनको भी पता है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब यह है कि ईश्वरीय कृत्य, कुछ दैवीय कृत्य ऐसा है जिसे हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या वहां पर टॉर्ट गठित होगा, क्या वहां पर अपकृत्य माना जाएगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, अवश्य संभावित दुर्घटनाएं,
मीन्स वो दुर्घटना होके ही मानेगी, वो दुर्घटना रुक नहीं सकती है। प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट, प्लेंटिफ का खुद का ही कुछ डिफॉल्ट है। प्राइवेट डिफेंस, अपना प्राइवेट डिफेंस करते समय अपना जो कहे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, बीएनएस में भी आप पढ़ करके आए हैं, आईपीसी में 96 से 106 तक हुआ करता था, बीएनएस का मैं नहीं जानता हूँ, भूला हुआ हूँ, लेकिन प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर भी है। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्ट का, अब जैसे साहब ने आपको अगर डाटा कहा कि आप फोन लेकर के बैठे हैं कोर्ट में अंदर, चलिए अपना जो फोन है उसको सबमिट कर दीजिए और आपको मिलेगा 10 घंटे के बाद, तो क्या वो टॉर्ट कर रहे हैं? क्या वो आपका जो आपको फोन चलाने का अधिकार है उससे उसका वॉल्यूशन कर रहे हैं? तो क्या वो जुडिशियल एक्ट के अंतर्गत वो डिफेंस है या उस पर आप मुकदमा कर देंगे जज साहब के खिलाफ ही? तो जुडिशियल एक्ट का मतलब क्या है, क्वासी जुडिशियल एक्ट का मतलब क्या है, पेरेंटल एक्ट का मतलब क्या है, क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या है? एक बार एक एग्जाम्पल जैसा सवाल पूछा गया था कि एक टीचर है, वो टीचर अपने किसी स्टूडेंट को बाहर, मतलब प्रीमाइस के, कैंपस के, स्कूल के, कॉलेज के, या आप ऐसे सोच कर देखिए कि आपके कॉलेज कैंपस का आपके जो टीचर हैं, आपके गुरुजी हैं, आपके जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, वो अगर आपको आपके घर के बाहर मिल जाएं और वहां पर भी वो उसी प्रकार से आपको डांटे फटकारे, आपके कार्य व्यवहार के प्रति वैसे उंगली उठाएं या वैसा कुछ आपको टीका टिप्पणी करें जैसा वो स्कूल में करते रहते हैं या जैसा वो स्कूल में कर सकते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर वो आपको बातचीत करते करते, समझाते समझाते अगर वो आपको एक थप्पड़ मार दे या डांट दे या आपके ऊपर हाथ बस उठा के रह जाए, तो क्या वो कोई कुछ उनकी टॉर्शियस लाइबिलिटी है? कुछ इसमें उनकी टॉर्शियस लाइबिलिटी हो जाएगी क्या? उसके बाद आगे बढ़े, एक्स कॉजिंग स्लाइट हार्म, ये भी आप बीएनएस में पढ़ करके आए हैं। पर्सनल कैपेसिटी का मतलब कौन है? हु कैन नॉट सू, कौन सू नहीं कर सकता है, कौन मुकदमा नहीं दायर कर सकता है, और हु कैन नॉट बी सूड, और किसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता है। जनरल रेमेडीज इन टॉर्ट, डैमेजेस एंड इट्स काइंड्स, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, यहाँ पे रीपॉलिमस करके केस है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जॉइंट टॉर्ट फीजर का मतलब क्या होता है? दो लोगों के मिल करके अगर करने से कोई टॉर्ट हो रहा है तो। तीसरी यूनिट, जैसे वहां पर आप बीएनएस में पढ़ करके आते हैं कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मतलब अपनी जान के ऊपर खतरा, और दूसरा है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट खतरा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस, महिलाओं के अगेंस्ट ऑफेंसेस। तो वैसे ही यहाँ पर तीसरी यूनिट जो है वो टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको देखना होता है टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन में असॉल्ट, बैटरी का क्या मतलब है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है, एंड अब्यूजेस, लीगल प्रोसीडिंग्स, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट से और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से खूब सवाल आपको पूछे जाते रहे हैं। अभी हम लोग पिछले साल का पेपर डिस्कस करते हैं। टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी ट्रेसपास, प्रॉपर्टी का जो अतिचार आप कर रहे हैं, यदि किसी के प्रॉपर्टी में बिना जानकारी के, बिना उसकी अनुमति के आप घुस जा रहे हैं, तो ऐसा जो प्रॉपर्टी ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, या ट्रेसपास टू लैंड है, गुड्स है, डिफेमेशन मानहानि, लाइबल स्लैंडर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके आए होंगे बीएनएस में। डिटेन्यू करने का मतलब कन्वर्जन टॉर्ट टू इनकॉर्पोरेट पर्सनल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट से संबंधित टॉर्ट, ट्रेडमार्क से संबंधित टॉर्ट, ट्रेड नेम से संबंधित, पेटेंट राइट, नेग्लिजेंस से संबंधित, रेस इप्सा लॉक्यूटर, जो चीजें अपने आप से ही चीजों को प्रूव कर देती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट है। हर साल आपको यहाँ से एक बड़ा सवाल मिलता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के सीधे केस से, एमसी मेहता के सीधे केस से, आपको हर साल एक सवाल यहाँ से मिलता है। चौथी यूनिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, पहले 86 या 84 का एक्ट था, जो भी 2019 का एक्ट आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है कंज्यूमर राइट्स के एनफोर्समेंट के बारे में, कंज्यूमर फोरम के बारे में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका जो जुरिसडिक्शन है, इसके जो पावर्स हैं, इसके फंक्शंस है, वो आपको देखने पढ़ने होते हैं। इसके अलावा रेमेडीज क्या है, अपील कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का क्या मतलब है, और ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं। इतना बड़ा आपका सिलेबस है। पहली यूनिट के बारे में खास मैंने लिखा पढ़ा इसलिए है कि थोड़ा सा आपको चीजें आसान हो जाए समझने में कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। टॉर्ट सबके लिए नई चीज है, टॉर्ट इसलिए भी नई चीज है क्योंकि कोर्ट में अगर आप खैर सेकेंड ईयर में अगर आप इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, अगर आप किसी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास जाते हैं, तो बहुत कम आपको व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मैं टॉर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, आइए मैं आपको टॉर्ट के मसले सिखाता हूँ। अब हम लोग अगर सवालों की बात कर ले, सबसे पहला सवाल था पिछले बार का, डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। देखिए ये कंसेंट वाली बात को ध्यान से सुनिएगा। डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि इस प्रकार की एक मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अगर वॉलंटरली हो रहा है, अगर सहमति से हो रहा है, तो सहमति से हुई क्षति जो है कार्यवाही योग्य नहीं है। इस कथन के आलोक में सूक्ति वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। पहला सवाल आपका यही था। उसके बाद दूसरा सवाल था आपको कमेंट करना था एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के ऊपर। तीसरा सवाल न्यूसेंस का था, न्यूसेंस का मतलब क्या है, उपताप को परिभाषित कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जबकि लोक उपताप अपकृत्य विधि के अंतर्गत वादी योग्य हो जाता है। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन पब्लिक न्यूसेंस बिकम एक्शनेबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स।
तो आपको न्यूसेंस का मतलब भी समझना है, और न्यूसेंस के साथ साथ में देखिए क्या क्या चीजें आपके जानकारी में आई अभी तक। एक्ट ऑफ गॉड हो गया, न्यूसेंस हो गया, और वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया हो गया, ये वाली मैक्सिम होगी। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आपसे पूछा गया था। कंट्रीब्यूटरी, मेरे उच्चारण पे और आवाज पे ही जाइएगा, हो सकता है आपको मेरी लिखावट थोड़ी कम समझ में आए। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में सवाल आपसे पूछा गया था कि डिसाइडेड केस लॉस के साथ में, अच्छा हाँ, टॉर्ट के विषय में, टॉर्ट के पेपर में केस लॉस का बड़ा महत्व है। टॉर्ट के विषय में इलस्ट्रेशंस का बड़ा महत्व है, केस लॉस का बड़ा महत्व है, क्योंकि कई बार आपसे एक आध बार तो सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अपने सेमेस्टर में जो आपने 5 केस लॉस पढ़े हैं जो इस पेपर में ना आए हो वो बताइए, वो लिख दीजिए बस। तो 5 क्या, कई बार तो ऐसा होता है कि जिन केस लॉस को हम लोग पढ़ करके गए होते हैं अमूमन वो कहीं ना कहीं आए ही होते हैं। तो कुछ केस लॉस आपको मजबूत याद रखने हैं। उसके बाद विकेरियस लायबिलिटी का सवाल था, जिसमें कैसे पूछा गया था कि एन एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय। अगर मास्टर और सर्वेंट के बीच का रिलेशनशिप है, मींस एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, डिस्कस विद सुटेबल केस लॉज। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, उपयुक्त विधिक वादों के सहायता से चर्चा कीजिए। मींस ये सवाल आपको लायबिलिटी का मिल गया। और लायबिलिटी में ये सवाल जो आपको मिला, ये मिला है विकेरियस लायबिलिटी का, विकेरियस लायबिलिटी का, वाइकेरियस विकेरियस जो भी आप बोल रहे हैं। उसके बाद जो अगला सवाल आया था, मैंने जैसा अभी सिलेबस को डिस्कस करते समय कहा, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस है, ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है, 1868 का है। 1868 का जो केस है कि डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के पहले तो आपको फैक्ट्स बताने हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 LR3 HL3 30 CAC के बाद में तथ्य और प्रतिपादित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कौन सा सिद्धांत? अब बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया, एमसी मेहता वाले में क्या आया था, इसके फैक्ट्स क्या थे, एमसी मेहता वाले केस के क्या फैक्ट्स थे। तो प्लीज इसको क्लियर करके आइएगा, यहां से आपके सवाल बनते हैं। उसके बाद सवाल आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया था स्टेट कमीशन के बारे में, मींस जो ये सीपी एक्ट है, सीपी एक्ट में आपसे पूछा गया स्टेट कमीशन के बारे में। जागो ग्राहक जागो का प्रचार आप लोगों ने DD1 पर और अन्य चैनलों पर खूब देखा होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत पूछा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कमीशन एंड इट्स जुरिसडिक्शंस अंडर सीपी एक्ट 2019 के। अगला सवाल था एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट लायबिलिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। प्रोडक्ट लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं? उत्पाद दायित्व से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करनी थी, कहां से? सीपी एक्ट के अंतर्गत। और उसके बाद सवाल था डिफाइन द टर्म डिफेमेशन। मानहानि का सवाल आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो एक चीज और जोड़ लेते हैं, डिफेमेशन। डिफेमेशन का आप क्या मतलब समझते हैं, मानहानि का मतलब क्या समझते हैं? मान वही जिसे आप कहते हैं कि मान सम्मान, भाई तुमने ऐसी बात कह दी कि मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंच गई, तो मानहानि मींस आपके सम्मान में मान में हानि। डिफेमेशन का मतलब क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन मींस मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिल करके डिफेमेशन को गठित करते हैं। बिना उनमें से किसी एक चीज के ना होने से मानहानि नहीं होगी। उपयुक्त वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। यहीं पर चीजें ऐसे भी पूछी जाती हैं कि ए ने बी को गाली भरा पत्र लिख करके भेजा है, उसके पते पर भेजा है और वो केवल बी को मिला है, मींस मैंने आपको भेजा है तो सीधे आपको मिला है, आपने वो लेटर खोल के पढ़ा, तो क्या मानहानि हो गई? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर मैं वो लेटर आपको भेज रहा हूँ गालियों वाला या अपमानजनक कुछ भी लिख करके आपको भेज रहा हूँ और वो आपके बजाय आपके पिताजी को, माताजी को, भाई को, बहन को, आपके नौकर को, किसी को मिल जाए, वो खोल के पढ़ ले, तो दोनों स्थिति में मानहानि होगी या दोनों में से किसी एक स्थिति में मानहानि होगी? किस में होगी आप बताइए, अपने तर्क दीजिए। उसके बाद जो 10वां सवाल था वो था फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। जो मैंने कहा शुरुआत में कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आपसे खूब पूछा जाता है। दूसरा सवाल था डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉर्शियस लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। जब हम लोग यहाँ पर टॉर्ट क्राइम में अंतर पढ़ते हैं तो देखते हैं टॉर्शियस लायबिलिटी में और क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको एक सवाल मैं भी पूछता हूँ कि क्या टॉर्ट के किसी केस में व्यक्ति को जेल होती है कि नहीं होती है? कहीं कोई ऐसा टॉर्शियस लायबिलिटी वाला एक्ट क्या है जिसमें किसी को 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या उम्र कैद किस्म की सजा होती है? कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। उसके बाद अगला सवाल था ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग मास्टर सर्वेंट वाली बात कर रहे थे, विकेरियस लायबिलिटी की बात कर रहे थे कि अगर आपके मालिक ने आपको 10 बजे से 5 बजे के काम पे रखा हुआ है, अपनी जीप देकर रखी हुई है, अपनी बाइक कार देकर के रखी हुई है कि आपको ये काम फला काम करना है, आप 5 बजे के बाद
6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, किसी भी समय उस जीप को अपने यूज में लेकर के जा रहे हैं, उस बाइक को, उस कार को अपने यूज में लेकर के जा रहे हैं और उससे कुछ दुर्घटना कर देते हैं या उससे कुछ कुछ भी मतलब अशुभ हो जाता है, तो उसके लिए क्या मास्टर की लाइबिलिटी होगी, या उसकी लाइबिलिटी जस्ट फॉर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होगी। ये जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको समझना है आपको। साइबर टॉर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, साइबर वाइबर की जो बातें हो जाती हैं यहाँ पर जोड़ करके पूछी जाती है, थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछा गया है साइबर टॉर्ट का। और अंतिम चीज थी पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी की हिंदी क्या है? कपोत खाने का सिद्धांत, कबूतर खाने का सिद्धांत, मिथ्या कारावास। हाँ, ये सवाल आपके पूछे गए थे। अब देखिए, मैं फिर से शुरुआत से अगर जाऊं तो सबसे पहले आपको जो इस प्रकार का सवाल है, टॉर्ट का सवाल है, वो एक सूक्ति के रूप में या कहें कि एक निबंधात्मक किस्म का सवाल आपको मिल सकता है, मिलने की संभावना होती है। तो वहां पे आपको ये चीजें देखनी है। अब हम लोग सबसे पहले अगर सवालों की बात करें जो आपके लिए जरूरी है, तो आपका जो ये सिलेबस है उसमें पहली यूनिट से एक सवाल इस प्रकार का कि टॉर्ट का नेचर, डेफिनेशन, टॉर्ट, टॉर्ट्स में अंतर, पिजन होल थ्योरी, इस सब को छोटा छोटा करके थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी ये सब मिला करके एक सवाल में पूछा जाता है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लिख देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप टॉर्ट की डेफिनेशन लिखते समय टॉर्ट, टॉर्ट्स का अंतर बता के पिजन होल थ्योरी के बारे में लिख दे रहे हैं तो वहां पे नंबर नहीं कटते हैं, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहती है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक्ट ऑफ गॉड जो है आपके लिए, इसमें दूसरी यूनिट में जो एक्ट ऑफ गॉड वाली बात है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक्ट ऑफ गॉड के बारे में देखिए सवाल किस प्रकार से बार पूछा गया है, पोलाक के हवाले से पूछा गया है, फ्रेडरिक पोलाक, सर फ्रेडरिक पोलाक के माध्यम से, कि पोलाक डिफाइंस एक्ट ऑफ गॉड एज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सो अनएक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट इट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड आल्सो मेंशन द एसेंशियल्स व्हिच आर नीडेड फॉर द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। यहां पर देखिए हम लोगों ने शुरुआत में कहा विनफील्ड सामंड, यहां पर हम लोग एक नाम और जोड़ लेते हैं पोलाक। तो आपको अगर कहीं पर किसी की डेफिनेशन में पोलाक वगैरह मिल जाए, सर पोलाक भी मिल जाए, तो उनके भी थोड़ा सा उनको भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए एक्ट ऑफ गॉड आपके लिए जरूरी है, एक्ट ऑफ गॉड पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर बोले या लाइबिलिटी बोले, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोले, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट बोले, विकेरियस लाइबिलिटी बोले। तो लाइबिलिटी का जो सवाल है, लाइबिलिटी का जो पूरा का पूरा टॉपिक है आपके लिए जरूरी है, लाइबिलिटी को कायदे से समझ करके आना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो यूबीजे सिवी रिमेडियम है, यूबीजे सिवी रिमेडियम का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब, रेमेडी का मतलब क्या होता है, राइट रेमेडी का आपस में संबंध क्या है, उसको कायदे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये जो एक्ट ऑफ गॉड से हम लोगों ने बात कर ली, उसी में जो छोटी छोटी चीजें दो हैं, एक तो डैमेजेस वाली बात है, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब क्या होता है, और जो क्षति की दूरस्थता है, क्या किसी मामले में एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अगर आज कुछ कहा है, आज उसको कुछ असॉल्ट या बैटरी या किसी भी टॉर्ट का कोई मामला कर दिया है, उसके 6 महीने 10 महीने बाद, अगर 12 1 साल बाद अगर उससे कुछ वो पीड़ित होता है, उसको कुछ तकलीफ हो जाती है, तो क्या वो इतनी दूर की क्षति के लिए जिम्मेदार होगा? या अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो टॉर्शियस लायबिलिटी मेरी बन रही है और तत्काल अगले को कुछ इंजरी हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है, मेंटल इंजरी हो रही है, पर्सनल मतलब फिजिकल इंजरी हो रही है, कैसी भी हो रही है, तो क्या तत्काल मतलब बिल्कुल जो डायरेक्ट कनेक्शन वाली इंजरी है उसके लिए मैं टॉर्ट के अंतर्गत लायबिलिटी मेरी होगी, या अगर महीने साल और 2-4 साल बाद अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है तो उसके लिए मेरी लायबिलिटी होगी? तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज वाली जो बात है उसको कायदे से आपको पढ़ लेना है कि क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आपको एक चीज जो डेफिनेशन क्लॉज है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है। एक बार सवाल आया भी हुआ है कि डज द वर्ड सर्विस इंक्लूड लीगल सर्विस इन इट्स स्कोप एज वेल, क्या सेवा शब्द के क्षेत्र में विधिक सेवा भी शामिल है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक कहें कि दायरा है वो क्या है उसको समझ लीजिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके ऊपर लागू होता है, किसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्या कंज्यूम करने वाले के ऊपर लागू होता है, क्या सेलर के ऊपर लागू होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो हम लोगों ने बात कर ली वॉलेंटरी नॉन फेटल यूजिया की बात कर ली, एक्ट ऑफ गॉड की बात की, इसकी क्या कहते हैं इसको, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात की है, ऊपर ये टॉर्ट के डेवलपमेंट नेचर की बात कर ली है, यूबीजे सुई रिमेडियम की बात कर ली है। अब हम लोग आ जाते हैं जो दो दो करके अंतर के किस्म से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहली चीज है आपके लिए वो है असॉल्ट और बैटरी में क्या अंतर है। असॉल्ट और बैटरी को आप दोनों डेफिनेशन और कम से कम एक इलस्ट्रेशन या केस लॉ के माध्यम से समझ करके आइएगा। दूसरा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इंप्रिजनमेंट। मतलब मुझे तो ये पक्का पता है कि आपको इसका अंतर पता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मतलब क्या होता है और फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन पूछा जाता है तो चाहे ए बी करके पूछा जाए या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इंप्रिजनमेंट को तुलना करके पूछा जाए, कभी भी एक चीज, सिंगल चीज, छोटी चीज
पूरे बड़े आंसर के तौर पर लॉन्ग आंसर के लिए नहीं आई है। या तो ए बी करके आपसे ऑप्शनल में पूछा गया है, और या तो आपसे जो पूछा गया है तो उसके संबंध के रूप में या उसके अंतर के रूप में। तो यहाँ पर ये आपको असॉल्ट बैटरी और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इंप्रिजनमेंट में अंतर देख लेना है। प्रहार की परिभाषा क्या है, प्रहार के आवश्यक तत्व क्या है, बैटरी का मतलब क्या है, असॉल्ट से कैसे अंतर करते हैं। अच्छा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया सीधे सीधे ना पूछ करके कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि द मैक्सिम इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इट इज नॉट साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डिफेंस ऑफ कंसेंट एंड इट्स लिमिटेशंस। यह सूक्ति वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा सहमति के बचाव की आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए तथा साथ ही इनकी सीमाओं की चर्चा कीजिए। तो चौंकने वाली बात नहीं है, जो पढ़ करके आप जा रहे हैं वही लिखना है, मीन्स थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो कभी कभी क्या, यहाँ से जो साइबर टॉर्ट और ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क वाली बात है, वहां से हमेशा जब भी पूछा जाता है तो साइबर टॉर्ट ही पूछा जाता है। तो थोड़ा सा साइबर टॉर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क से संबंधित टॉर्ट का क्या मामला है, उसको समझ लीजिएगा। रेस इप्सा लोक्यूटर को शॉर्ट नोट के लिए देख लीजिएगा कि रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है। और एक शॉर्ट नोट पेरेंटल अथॉरिटी और नॉन पेरेंटल अथॉरिटी का देख लीजिएगा कि पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसको आप एक शॉर्ट नोट के तौर पर देख लीजिएगा। एक मैगजीन मैंने कहा रेस इप्सा लोक्यूटर, रेस इप्सा लोक्यूटर को भी शॉर्ट नोट के लिए देख लीजिएगा। और जो ये साइबर टॉर्ट है और ये ट्रेडमार्क वाले टॉर्ट है, इसको भी शॉर्ट नोट के लिए तैयार कर लीजिएगा। बाकी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, यूबी जो सिबी रिमेडियम है, एक्ट ऑफ गॉड है, या कहें कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, या फॉल्स इंप्रिजनमेंट में और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अंतर है, बैटरी और असॉल्ट का अंतर है। ये सब आपके लिए बड़े सवाल के तौर पर पूछा जाता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या अंतर है, विकेरियस लायबिलिटी चूंकि पिछली बार पूछा गया है इसलिए मैं विकेरियस लायबिलिटी को लॉन्ग के तौर पर थोड़ा उससे बच रहा हूं कहने से। लेकिन अगर विकेरियस लायबिलिटी पिछली बार लॉन्ग में पूछा गया है तो इस बार काफी उम्मीद है कि आपसे शॉर्ट नोट में आप मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या इस प्रकार से आप पूछ ले कि ड्यूरिंग द वो आवर वाला, तो इस प्रकार सवाल आते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ऊपर की 3 यूनिट टॉर्ट की हैं, चौथी यूनिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की है। बहुत पिछले बैचों में बहुत सारी ये लोग गलती कर देते थे कि कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू टॉर्ट। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कंज्यूमर की बात आती है, जैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की बात आती है, फोरम की बात आती है, तो तुरंत ही आपको अपना जो भाषा है बदल करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हवाले से लिखना है। अच्छा, चौथी यूनिट में आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, और उसमें जो फोरम्स हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो फोरम्स हैं, उनके जुरिडिक्शन को, उनकी पावर और फंक्शंस को एक बार कंपैरिजन करके पढ़ लीजिएगा। जैसे पिछली बार जो पूछा गया था आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत स्टेट का पूछा गया था, तो आप देख लीजिएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करता है और ये नेशनल लेवल पे कैसे काम करता है, उसके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, और जैसा मैंने कहा उसकी डेफिनेशन क्लॉज जरूर पढ़िएगा। काफी लोग तो 3 यूनिट पढ़ करके आ रहे होंगे कि 3 यूनिट से हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीपी एक्ट भी पढ़ करके आ रहे हैं तो प्रयास करिएगा कि एक तो डेफिनेशन क्लॉज और डिस्ट्रिक्ट फोरम की, नेशनल फोरम की और स्टेट फोरम की, तीनों की जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। उनका जिले लेवल पर है, उनका स्टेट लेवल पर है, उनका नेशनल लेवल पर है। तो उसका जो एक वो है बाइफर्केशन है, मींस नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जिले लेवल पे जो ये फोरम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो फोरम है, इनकी पावर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, और क्या इनकी कोई ड्यूटीज हैं ग्राहकों के प्रति। और ये जरूर देख लीजिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किसके ऊपर होता है, कौन इसके एम्बिट से बाहर है, कौन उस परिभाषा में आएगा, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इसके अंतर्गत लाभ लेने के लिए जरूरी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर, पेपर कोड LB 405, पेपर 5 लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। आपका जो अगला पेपर है उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आपका अगला पेपर होगा तो साइकोलॉजी का पेपर है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जुड़े रहिए, धन्यवाद, प्रणाम।